कहते हैं पहाड़ों में कुछ झीलें पानी नहीं, यादें पीती हैं। और जो उनके पास जाता है वो लौटता नहीं, या लौट कर भी वही नहीं रहता। आज की कहानी में एक लड़का मिलता है एक लड़की से, जो सुंदर है लेकिन जिंदा नहीं। और उसके बाद शुरू होता है काली झील का श्राप। तो अगर आपकी हिम्मत है, वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि आखिरी 5 मिनट में जो सच खुलेगा वो आपकी नींद बदल देगा। बारिश का पानी पहाड़ की छाती पर ऐसे गिर रहा था जैसे कोई पुरानी यादें रो रही हों। सड़क पर धुंध इतनी घनी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी डरकर वापस लौट आती थी। मैं, अद्वैत शेखर, अपनी कार की गति धीमी करके चला रहा था। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी और दिमाग में सिर्फ एक बात, धौलाकोट तक पहुंच जाना है बस। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त और प्रोड्यूसर निखिल ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था, पहाड़ी लोक कथाओं पर डॉक्यूमेंट्री। लोग सोचते हैं डर की कहानियां बस मनोरंजन होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां मनोरंजन नहीं होती, वो चेतावनी होती हैं। एक झटका लगा, कार का टायर किसी पत्थर पर फिसला, फिर संभल गई। मेरी सांस अटक गई और तभी मैंने उसे देखा। सड़क किनारे बारिश में भीगी, सफेद शॉल ओढ़े एक लड़की। चेहरा आधा धुंध में छुपा था, आंखें जैसे किसी ने रात के अंधेरे को पकड़कर उनमें डाल दिया हो। मैंने ब्रेक मारे, कार रुकते ही वाइपर की गति तेज हुई। वो लड़की सड़क से हटकर भीगती रही, जैसे वो चाहती ही नहीं थी कि मैं रुकूं, या जैसे वो चाहती थी कि मैं रुकूं और फिर कभी वापस ना जा पाऊं। मैंने शीशा थोड़ा नीचे किया। आप यहां ऐसे इस बारिश में? मेरी आवाज में चिंता थी, पर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश भी। लड़की ने मेरी तरफ देखा। उसकी पलकों पर बारिश की बूंदें थीं और उसकी आंखों में कुछ ऐसा जैसे वो मेरी भाषा समझती हो पर जवाब किसी और दुनिया से देने वाली हो। धीरे से उसने कहा, धौलाकोट जा रहे हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ वहीं, आप भी? वो मुस्कुराई। उस मुस्कान में जीवन नहीं था, लेकिन एक खूबसूरत उदासी थी। तो मुझे भी वहीं छोड़ दोगे? उसकी आवाज रेशमी थी, पर उसके शब्दों में ठंड थी। मैंने दरवाजा अनलॉक कर दिया। आ जाइए। वो बैठी। कार के भीतर अचानक ऐसा लगा जैसे तापमान गिर गया हो। उसके बाल लंबे थे, भीगे हुए, और उनसे मिट्टी और काई की हल्की सी गंध आ रही थी, मानो वो किसी जंगल के भीतर से आई हो। मैंने पूछा, आपका नाम? कुछ पल चुप्पी, फिर बहुत धीमे से उसने कहा, अन्वी। मेरी नजरें उसकी तरफ चली गईं। अन्वी, अच्छा नाम है। वो खिड़की से बाहर देखने लगी और फिर बोली, नाम से कुछ नहीं होता अद्वैत, कभी कभी नाम सिर्फ एक धोखा होता है। मैंने चौंक कर पूछा, आपने मेरा नाम कैसे? मैंने उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। कार के अंदर सन्नाटा उतर आया। वाइपर की आवाज अब घड़ी की टिक टिक जैसी लग रही थी। मैंने खुद को संभाला। शायद आपने सुना होगा। वो मेरी बात काटते हुए बोली, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। कहाँ? मैंने पूछा, पर मेरे गले से आवाज जैसी आधी बाहर आई। उसने मेरी तरफ देखा। उन आंखों में एक चमक थी और एक डर भी। झील के पास। मैंने हंसने की कोशिश की ताकि डर छिप जाए। धौलाकोट में झील है क्या? वो धीरे से बोली, काली झील। नाम सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि रास्ते में एक बोर्ड लगा था, काली झील के पास रुकना मना है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषिद्ध। मैंने उस बोर्ड को मजाक समझकर अनदेखा किया था, लेकिन अब कार में बैठी ये लड़की उसी झील का नाम ऐसे ले रही थी जैसे वहां की मालकिन हो। मैंने विषय बदलने के लिए पूछा, आप धौलाकोट में रहती हैं? अन्वी ने बहुत धीरे से सिर हिलाया। हाँ, रहती हूँ, पर लोग कहते हैं मैं वहां नहीं हूँ। ये क्या मतलब हुआ? वो मुस्कुराई, लेकिन इस बार मुस्कान में दर्द था। जिसे लोग भूल जाते हैं वो मर नहीं जाता अद्वैत, वो बस लौट आने का रास्ता ढूंढता है। मैं कुछ बोल नहीं पाया। कार आगे बढ़ती रही। धुंध, बारिश, पहाड़ और कार के अंदर एक लड़की जो मेरे बारे में सब जानती थी। कुछ ही मिनट बाद हम धौलाकोट की सीमा में आ गए। पुराने घर, पत्थर की गलियां, दूर मंदिर की घंटी की आवाज और हवा में जलती लकड़ी का धुआं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अन्वी ने मेरे कान के पास झुककर कहा, अद्वैत, जब गांव वाले पूछें
कि तुम किसके साथ आए थे तो मेरा नाम मत लेना। मैंने डरते हुए पूछा, क्यों? उसने मेरी तरफ देखा, बहुत शांत, बहुत सुंदर और बहुत भयावह, क्योंकि धौला कोट में अन्वी नाम की कोई लड़की पिछले 20 साल से जिंदा नहीं है। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं, सांस रुक गई। मैंने अचानक ब्रेक मारा, कार झटका खाकर रुकी। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो सीट खाली थी। मेरे मुंह से बस एक शब्द निकला, अन्वी। कार के भीतर सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और मेरी धड़कनें जो मेरी पसलियों से टकरा रही थीं। मैं बाहर निकला। चारों तरफ धुंध थी, गांव की लाइटें दूर टिमटिमा रही थीं, और फिर मेरे कान में किसी ने बहुत हल्के से कहा, मैं यहीं हूँ अद्वैत। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो सड़क के किनारे खड़ी थी, पहले जैसी ही, लेकिन इस बार उसके पैरों के नीचे पानी नहीं था। वो हवा में 2 इंच ऊपर तैर रही थी, क्योंकि कहानी अब शुरू हुई थी। अब अद्वैत को पता लगने वाला था ये लड़की प्यार थी या श्राप। बारिश अब कुछ धीमी हो चुकी थी, मगर हवा में वही ठंडापन था जो शरीर में नहीं, सीधे आत्मा में उतरता है। मैं सड़क के किनारे खड़ा था, सांसें गिन रहा था, और सामने अन्वी। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो मेरे साथ कार में बैठी ही नहीं थी, जैसे मेरा डर सिर्फ मेरा भ्रम हो। लेकिन भ्रम के पैरों के नीचे पानी की छींटे नहीं उड़ती, और अन्वी के पैरों के नीचे जमीन ही नहीं थी। मैंने किसी तरह अपनी आवाज निकाली, तुम कौन हो? उसकी आंखें झील जैसी गहरी थीं। वो आगे बढ़ी, बस एक कदम, और मेरी सांस खुद ब खुद पीछे हट गई। वो रुकी। उसके चेहरे पर हल्का दर्द था, हल्की मुस्कान भी। मैं वही हूं जिसे तुमने बुलाया था। मैंने हड़बड़ा कर कहा, मैंने कब बुलाया? अन्वी ने अपनी उंगलियों से अपने गले के पास पड़ी वो पतली सी चांदी की चेन छुई, जैसे कोई पुरानी बात याद कर रही हो। जब तुमने मेरी कहानी लिखने का फैसला किया, तुमने मुझे बुलाया। मेरे होंठ सूख गए। मैंने कार की तरफ देखा। मैं भाग सकता था, भाग जाना चाहिए था, लेकिन दिल में कुछ ऐसा था जो मेरे पैरों की जगह मेरे डर को जकड़ रहा था। और अन्वी की आवाज, उसमें खौफ था, फिर भी एक अजीब सा अपनापन। मैंने धीमे से पूछा, तुम धौला कोट में रहती हो? उसने सिर हिलाया। धौला कोट मुझे सहता है, रहने तुम्हें कहीं भी नहीं पाती। उसकी बात से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर अचानक दूर से आवाज आई, अद्वैत, ओ अद्वैत बाबू। मैंने देखा, एक बुजुर्ग आदमी हाथ में छाता लिए भागता हुआ आ रहा था। कपड़ों से लगता था वो गांव का कोई स्थानीय व्यक्ति है। वो पास आया, सांसें खुली हुई मगर आंखें तेज। अरे, आप यहां क्या कर रहे हैं इतनी रात, इस रास्ते पर? उसकी नजर मेरे पीछे गई, जहां अन्वी खड़ी थी, पर उसकी आंखें ऐसे घूमी जैसे वहां कोई है ही नहीं। मैंने धीरे से पूछा, आप इन्हें नहीं देख रहे? बुजुर्ग ने मेरे चेहरे को गौर से देखा, फिर मेरी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा नहीं था, पर उसकी पकड़ में भय था। किसी देख रहे हैं आप? उसने धीमे और कड़े स्वर में कहा। मैंने झिझकते हुए कहा, वो लड़की सफेद शॉल वाली। बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने चारों तरफ देखा, फिर मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, अद्वैत बाबू, यहां सफेद शॉल वाली बात मत किया करो। मेरी धड़कन तेज हो गई। क्यों, वो कौन है? बुजुर्ग ने मेरी कलाई और कसकर पकड़ ली। ये सवाल भी मत पूछो। फिर उसने मेरी तरफ झुककर इतना धीमे कहा कि हवा भी सुन ले तो कांप जाए। ये वो इलाका है जहां मरने वाले कभी कभी वापस आ जाते हैं। मैंने पीछे देखा, अन्वी अब भी वही थी। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे वो ये सब पहले से जानती हो। बुजुर्ग आदमी ने अपना नाम बताया, हरिदत्त पांडे, गांव के मंदिर का पंडित। वो मुझे लगभग खींचते हुए लेके चलने लगा। मेरी कार गांव की पत्थर वाली गलियों में आगे बढ़ी। गांव छोटा था, मगर उसकी पुरानी दीवारें कुछ कह रही थीं। हर दरवाजे पर लकड़ी की सांकल थी, खिड़कियों पर लोहे की जाली, और लोगों की आंखों में एक छुपा हुआ डर। मैंने देखा, जैसे ही मेरी कार गुजरी, कुछ औरतें दरवाजे के पीछे से झांकने लगीं। किसी ने अपना बच्चा तुरंत भीतर कर लिया, और कोई बुजुर्ग आदमी हमारे निकलते ही थूक कर मंत्र बुदबुदाने लगा, जैसे मैं नहीं, मेरे साथ आई चीज उनसे देख ली गई हो। मेरे सीने में एक अजीब बोझ उतर आया। मैंने पीछे शीशे में देखा, अन्वी मेरी कार की पिछली सीट पर बैठी थी। अब इस बार वो सच में थी, और इस बार मैं उसकी परछाई देख पा रहा था। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम मैं पागल तो नहीं। पर अगले ही पल
उसकी परछाई मेरी परछाई से अलग दिशा में हिल रही थी। मैं सन्न रह गया। पंडित हरिदत्त मुझे एक पुरानी सराय तक ले आया। लकड़ी का पुराना दरवाजा, ऊपर एक टेढ़ा सा बोर्ड, देव सराय। मैंने कमरे की चाबी ली। कमरा साधारण था, पर अंदर घुसते ही मेरे शरीर में एक झटका लगा। यहाँ हवा अलग थी, जैसे किसी ने पुराने कमरे में कई साल से बंद डर को कैद कर रखा हो। कमरे में एक पलंग, एक मेज और सामने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर। मैंने उसे देखा। तस्वीर में एक झील थी, काली झील, और उसके किनारे एक लड़की खड़ी थी सफेद शॉल में। मेरे हाथ कांप गए। मैंने धीरे से तस्वीर के नीचे लिखा पढ़ा, अन्वी त्रिपाठी, 2004 से 2006। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, क्योंकि इसका मतलब था अन्वी की उम्र सिर्फ 2 साल थी। ये कैसा संभव? मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा। नहीं, ये 2 साल नहीं, ये मृत्यु का रिकॉर्ड था। यानी वो 2004 में जन्मी नहीं थी, वो 2004 में आई थी और 2006 में गायब हुई थी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अन्वी पलंग पर बैठी थी, शांत और सुंदर, जैसे कोई मौत भी सलीके से बैठ सकती हो। उसने पूछा, तुम डर गए? मैंने कठोर बनने की कोशिश की। नहीं, मैं बस समझना चाहता हूं तुम हो कौन। वो उठी, मेरे पास आई। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, पर उसके आने से मेरे दिल में तेज धड़कन होने लगी। वो मेरे सामने रुकी और पहली बार उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं वही हूं जिसे 2 बार मारा गया, अद्वैत, उसने धीमे से कहा। पहली बार शरीर से, दूसरी बार यादों से। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। वो ठंडा नहीं था, पर उसमें जीवन भी नहीं था। एक खालीपन था, जैसे किसी कमरे से सारी रोशनी निकाल ली जाए। मैंने धीमे से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अन्वी की आंखें झील के पानी जैसी स्थिर हो गईं, और फिर वो बोली, काली झील ने मुझे चुना था। मेरे होंठ कांप गए। काली झील? वो खिड़की की तरफ देखने लगी, जहां बाहर बारिश धीरे धीरे फिर तेज हो रही थी। वो झील किसी को डुबोती नहीं, अद्वैत, वो किसी को अपना बना लेती है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। एक तरफ मेरे सामने कोई ऐसा सत्य था जो विज्ञान, तर्क, दुनिया सबको झुठला देता है, और दूसरी तरफ वो लड़की जो शायद इंसान भी नहीं थी, पर उसके दर्द में मैं खुद को देख पा रहा था। मैंने धीमे से कहा, अगर तुम सच में अकेली हो तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अन्वी मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में वो पल भर को चमक आई जो जीते लोगों की आंखों में आती है। झूठ मत बोलो अद्वैत, वो मुस्कुराई। तुम मुझे देखकर भी अब तक नहीं भागे, इसका मतलब तुम पहले ही मेरे हो चुके हो। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने पूछा, ये क्या मतलब? वो मेरे पास आई, इतना पास कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था, मगर वो सांस नहीं थी, वो एक ठंडी हवा थी जो मेरे होठों को छू गई। और फिर उसने मेरे कान में कहा, आज राहत, काली झील तुम्हें बुला रही है। मैं पीछे हट गया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अन्वी ने बहुत धीमे से कहा, तुम जाओगे क्योंकि तुम्हारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां मेरी खत्म हुई थी। मैंने किसी तरह अन्वी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। दरवाजा लॉक किया, खिड़की बंद की और बिस्तर पर बैठ गया। मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था, बैटरी भी जल्दी गिर रही थी। मैंने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की। मैं अद्वैत शेखर धौलाकोट में हूं। ये गांव अजीब है। और यहां मैंने पीछे देखा, अन्वी नहीं थी। मैंने पलटकर कहा, और यहां एक लड़की है। तभी कमरे के शीशे में मैंने देखा, अन्वी मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन शीशे में उसका चेहरा साफ नहीं था, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। और उसी क्षण मेरे फोन की स्क्रीन पर अपने आप एक मैप खुल गया। लोकेशन पिन, काली झील, टाइम 2:33 AM, नोटिफिकेशन, कम टू मी। मेरी सांसें टूट गईं। मैंने स्क्रीन बंद की, फिर चालू की। मैसेज वही था, और अचानक कमरे में मिट्टी सी गंध फैल गई, जैसे कोई नम जंगल भीतर आ गया हो। अन्वी ने धीरे से कहा, अब सवाल ये नहीं है कि तुम जाओगे या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम वापस आ पाओगे? मैंने खिड़की से बाहर देखा। धुंध के बीच सराय के सामने वाली सड़क पर एक
औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा उल्टा और गर्दन ऐसे मुड़ी हुई जैसे किसी ने उसे तोड़कर फिर जोड़ दिया हो, और वो धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ चल रही थी। अन्वी ने मेरी तरफ देखा और कहा, वो मुझे लेने आई है अद्वैत, और अगर तुम मेरे साथ गए तो वो तुम्हें भी ले जाएगी। दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक शुरू हो गई, टक टक टक, और बाहर से एक टूटी हुई आवाज आई, अद्वैत दरवाजा खोल। दरवाजे पर दस्तक धीमी थी, लेकिन उसमें बेचैनी थी, जैसे बाहर कोई इंसान नहीं, कोई भूखी याद खड़ी हो। टक टक टक, और फिर वही टूटी हुई खिसी हुई आवाज, अद्वैत दरवाजा खोल। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैंने पीछे हटकर पलंग के किनारे पकड़ लिया, जैसे लकड़ी का वो टुकड़ा मुझे इस दुनिया से बांध कर रख पाएगा। अन्वी मेरे सामने खड़ी थी, चेहरे पर भय नहीं था, बस एक गहरा पुराना दुख। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, दरवाजा मत खोलना। मैंने गला साफ किया, आवाज निकल ही नहीं रही थी। ये कौन है? अन्वी ने एक पल आंखें बंद की और जैसे किसी दर्द को निगल कर बोली, ये मेरी पहली मौत है। मेरे शरीर में झंझनाहट तोड़ गई। पहली मौत? मैंने धीमी से दोहराया। बाहर दस्तक फिर तेज हो गई, ठक ठक ठक। दरवाजे की लकड़ी हल्की हल्की कांपने लगी। कमरे की बत्ती एक बार झपकी, फिर जैसे डर कर वापस जल उठी। मैंने दीवार घड़ी की तरफ देखा, 2:17 AM, और अचानक घड़ी की सुइयां रुकी, जैसे समय ने सांस रोक ली हो। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, वहां से पानी कमरे में आ रहा था। बारिश का पानी नहीं, ये पानी काला था, घना, भारी, और उसमें मिट्टी नहीं, कुछ और तैर रहा था, जैसे बाल। मेरी सांस टूट गई। अन्वी ने बहुत धीमे स्वर में कहा, काली झील अपने लोगों को वापस मांगती है अद्वैत, और जो उसे मिल जाए वो फिर किसी का नहीं रहता। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तो हम क्या करें? अन्वी ने मेरे हाथ की तरफ देखा। उसकी उंगलियां मेरे हाथ से बस 1 इंच दूर थीं। मेरा हाथ पकड़ो, मैंने आश्चर्य से पूछा। तुम मुझे बचा सकती हो? वो मुस्कुराई, बहुत हल्की, जैसे कोई चांद मुस्कुरा दे। मैं तुम्हें बचा नहीं सकती, पर तुम्हें खोने नहीं दूंगी। यह वाक्य मेरे दिल में उतर गया। डर के बीच एक गर्माहट। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, और उसी क्षण कमरे की बत्ती बुझ गई। अंधेरे में मैं सिर्फ अपनी सांस सुन रहा था और अपने दिल की धड़कन। लेकिन फिर कमरे के अंदर किसी के पैर खिसकने की आवाज आई, श्श, श्श, जैसे किसी ने गीले बाल खींचकर फर्श पर रगड़ दिए हों। मैंने कांपती आवाज में कहा, अन्वी। अंधेरे में उसकी आवाज मेरे कान के पास आई, देखो मत। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन डर आंखों से नहीं जाता, वो तो कल्पना में और बढ़ता है। दरवाजे पर अब दस्तक नहीं थी, अब खुरचने की आवाज थी, कर्रर्र, जैसे नाखून लकड़ी को काट रहे हों। और फिर एक सूनी सी हंसी। मैंने अपने कानों को दबा लिया, लेकिन वो हंसी बाहर से नहीं थी, वो मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी। अचानक अन्वी ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा। उसके हाथ की ठंडक अब बढ़ रही थी। फिर उसने कुछ शब्द बोले, बहुत पुराने, बहुत धीमे, जैसे वो शब्द नहीं, किसी युग की राख हों। यह स्मरति न जीवम नमृतम सा पश्यति मार्गम। मैंने उन शब्दों का अर्थ नहीं समझा, पर मेरे भीतर एक झटका आया। कमरे की दीवारें जैसे पीछे हटने लगीं, हवा में पानी की बूंदें तैरने लगीं, और मेरी आंखों के आगे धुंध का एक पर्दा बना। फिर एक पल में सब बदल गया। मैंने आंखें खोली, हम कहीं और थे। काली रात, घना जंगल, और हवा में वो गंध जिसे कोई कभी भूल नहीं सकता। गीली मिट्टी प्लस पुराना पानी प्लस जली हुई लकड़ी। मेरे पैरों के नीचे एक घास नहीं थी, पत्थर थे, ठंडे, धारदार। मैंने पीछे देखा, सराय गायब थी, गांव गायब था, सिर्फ जंगल था और एक रास्ता जो नीचे उतर रहा था। अन्वी मेरे साथ खड़ी थी, उसके चेहरे पर थकान थी, जैसे वो कोई भारी बोझ उठाकर आई हो। मैंने धीमे से पूछा, ये कहाँ हैं हम? अन्वी ने मेरी तरफ देखा, काली झील के रास्ते पर। मेरी सांस जैसे टूट गई।
हम वहां क्यों आए? अन्वी ने झील की तरफ इशारा किया। दूर पेड़ों के बीच एक काली चमक थी। क्योंकि वो अंदर जो आई थी वो रुकेगी नहीं। मैंने कांप कर पूछा, वो कौन थी? अन्वी की आंखों में झटका आया और उसने कहा, उसका नाम भूरी चुड़ैल है। मैंने सुना था ये शब्द बचपन की कहानियों में, दादी की चेतावनियों में। वो औरत जो पानी में डूबती नहीं, वो बालों में घोंसला बनाती है और बच्चों की आवाज में बोलती है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो कहानी इस तरह सामने खड़ी होगी। हम जंगल में चल रहे थे, अन्वी मेरे आगे और मैं उसके पीछे। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन पत्तों से बूंदें गिर रही थीं, जैसे कोई ऊपर से रो रहा हो। अचानक मेरे कान में किसी ने फुसफुसाया, अद्वैत। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर एक और आवाज, एक बच्चे की, भैया। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने चारों तरफ देखा और मुझे दिखा पेड़ के पीछे एक छोटा बच्चा खड़ा था, भीगा हुआ, आंखें बड़ी बड़ी। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, भैया मुझे घर छोड़ दो। मेरा दिल पिघल गया। मैं आगे बढ़ा, लेकिन अन्वी ने मेरा हाथ कसकर खींच लिया। मत जाओ, मैंने झल्लाकर कहा, वो बच्चा है, अकेला है। अन्वी की आंखें गुस्से से नहीं, डर से लाल की। वो बच्चा नहीं है, ये झील की भूख है। मैंने फिर देखा और उसी पल उस बच्चे का चेहरा खिंचने लगा। गाल धस गए, आंखें काली हो गईं और मुंह कान तक फट गया। वो हंसा और एक पल में वो बच्चा पेड़ के पीछे गायब हो गया। मेरे शरीर में जैसे जान नहीं बची। मैंने कांपते हुए पूछा, ये क्या था? अन्वी ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार साफ साफ डर था। ये संकेत हैं कि तुम झील के लिए चुने गए हो। हम पेड़ों के बीच से निकले और सामने वो थी, काली झील। पानी काला नहीं था, वो पानी नहीं था, एक गाढ़ा शीशा था। झील के ऊपर धुंध तैर रही थी और बीच बीच में पानी खुद ब खुद उठता, फिर गिर जाता, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। मैंने धीरे से कहा, ये तो जिंदा है। अन्वी ने जवाब नहीं दिया। वो बस झील को देख रही थी, जैसे कोई अपने कब्रिस्तान को देखता है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। अन्वी, तुम डर रही हो? अन्वी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं। मैं डरती नहीं अद्वैत, मैं याद करती हूँ। मैंने पूछा, क्या याद? उसने बहुत धीरे से कहा, तुम्हें। मैं सन्न रह गया। मुझे? पर हम तो पहली बार मिले हैं। अन्वी का चेहरा मेरे करीब आया, इतना करीब कि मैं उसकी पलकें गिन सकता था। और फिर उसने कहा, हम पहली बार नहीं मिले, तुमने मुझे पहले भी छोड़ा था। मेरे भीतर बिजली सी गिरी। क्या? अचानक झील के बीच एक बुलबुला उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर झील के अंदर से एक आवाज निकली, बहुत भारी, बहुत गहरी, जैसे पानी के नीचे पत्थर बोल रहा हो। अद्वैत। मेरे पैर जड़ हो गए। मैंने देखा, झील के बीच एक आकृति उभर रही थी, लंबी, औरत जैसी। उसके बाल पानी की लहरों में फैल रहे थे। चेहरा आधा डूबा था और उसके गले में एक चांदी की चेन चमक रही थी, वही चेन जो अन्वी ने पहनी थी। मेरी सांस रुक गई। मैंने अन्वी की तरफ देखा। उसकी गर्दन खाली थी। वो चेन अब झील के अंदर थी और झील से उठती उस आकृति ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा अन्वी जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखें काली नहीं, खाली थीं। अन्वी ने कांप कर कहा, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा खोल है। मैंने हकला कर पूछा, खोल? अन्वी ने मेरे हाथ पर अपनी उंगलियां दबाईं, जैसे मुझे होश में रखना चाहती हो। जब झील किसी को अपना बना लेती है तो उसका शरीर रख लेती है और आत्मा को भटकने देती है। झील से वो आकृति अब और ऊपर उठने लगी। उसके होंठ हिले और उसने कहा, लौट आओ। अन्वी ने चीखने जैसी आवाज में कहा, मत सुनना। लेकिन आवाज मेरे भीतर उतर चुकी थी। मैंने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल झील के किनारे मेरे पैरों के पास एक चीज गिरी। मैंने नीचे देखा, एक पुराना गीला कागज का टुकड़ा। मैंने उठाया।
उस पर मेरे ही हाथ की लिखावट थी और लिखा था, अन्वी से प्यार मत करना, वो प्यार नहीं, तुम्हारी मौत है। मेरे हाथ कांप गए। ये मैंने लिखा है? अन्वी ने मेरी आंखों में देखा। उसकी आवाज टूट रही थी। तुमने लिखा था और फिर तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। झील से निकली अन्वी जैसी आकृति अब हमारे बहुत करीब थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ की उंगलियां नहीं थीं, लंबे काले नाखून थे और वो नाखून जैसे पानी को चीर रहे थे। उसने मेरे गाल को छुआ। मेरे शरीर में आग सी लगी और मेरे दिमाग में हजारों यादें फटने लगी। एक शादी, एक लाल साड़ी, एक जलती चिता, और मैं रो रहा हूं। मैं चिल्लाया, रुको, ये सब क्या है? अन्वी ने मुझे पीछे खींचा और पहली बार उसने मेरा चेहरा दोनों हाथों में पकड़ दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वो बोली, अगर तुमने मुझे फिर से चुना तो इस बार तुम्हें अपनी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। पीछे से झील की आवाज फिर आई, आओ तुम मेरे हो। और जंगल के अंदर से भूरी चुड़ैल की हंसी गूंज उठी। काली झील की सतह पर धुंध ऐसे लहराती थी जैसे कोई अदृश्य पर्दा दो जिंदगियों के बीच टंगा हो। एक तरफ मैं, जिसे अपना नाम, अपनी दुनिया, अपनी यादें सच लगती थीं, और दूसरी तरफ अन्वी, जो अपने ही अस्तित्व की राख में खड़ी मुझे वापस मांग रही थी। झील से उठती वो आकृति अन्वी जैसी, लेकिन अन्वी नहीं, अब हमारे बिल्कुल पास थी। उसके बाल पानी में फैलते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने रात के अंधेरे को सुलझाकर लटों में बदल दिया हो। उसकी आंखें, उनमें कोई पलक नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, बस खालीपन था। खालीपन जो इंसान को अपनी ओर खींच ले। और वो आवाज मेरी पसलियों के भीतर तक उतरती जा रही थी। आओ तुम मेरे हो। मैंने अपने पैर आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अन्वी ने मेरी कलाई पकड़कर मुझे खींच लिया, मानो कोई डूबता आदमी किनारे पे पकड़ा गया हो। उसकी उंगलियों की पकड़ में दर्द था और प्रेम भी। मत जाओ, वो लगभग रो पड़ी। ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, मैंने हकलाते हुए कहा, लेकिन मेरी यादों में कुछ चल रहा है। मैं देख रहा हूं, कोई शादी, आग, और मेरी आवाज टूट गई। और तुम? अन्वी ने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर पहली बार ऐसी बेबसी थी जैसे कोई अपने मृत्यु की कहानी फिर से जी रहा हो। तुम देख रहे हो, उसने कहा, क्योंकि झील ने तुम्हारे अंदर की गांठ खोल दी है। उसके शब्द अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि झील वाली आकृति ने अपने नाखूनों से हवा में एक लकीर खींची और उस लकीर से काली धुंध की परत उठी। मेरी आंखों के सामने दुनिया घूमने लगी। जंगल, पेड़, हवा सब पिघलते हुए पीछे हटने लगे। और फिर मैंने आंखें खोलीं। अब मेरे पैरों के नीचे पत्थर नहीं थे, कंकड़ नहीं थे, मिट्टी थी, सूखी लाल मिट्टी। और मेरे सामने धौला कोट था, लेकिन जैसा आज नहीं, जैसा 100 साल पहले रहा होगा। पुराने लकड़ी के घर, मिट्टी के दिए और हवा में धूप लोबान की गंध। मैंने अपने हाथ देखे। मेरे हाथों में लाल रंग के धागे बंधे थे। मेरी कलाई पर हल्दी लगी थी, मेरे माथे पर तिलक था और मेरे कानों में शहनाई नहीं, रोने की आवाज थी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। वहां लोग खड़े थे, मगर उनके चेहरे खुशी के नहीं थे। उनकी आंखों में डर था। और बीच में एक लड़की बैठी थी, लाल साड़ी में, चेहरे पर घूंघट। मैंने उसका नाम मन ही मन कहा और मेरे होठों से खुद ही निकल गया, अन्वी। वो धीरे धीरे अपना घूंघट उठाती है और उसकी आंखें मेरे दिल में उतरती हैं। उसी पल मुझे सच में समझ आया, ये सपना नहीं है, ये याद है, मेरी याद। मंडप सजा था, लेकिन फूलों में खुशबू नहीं थी, बस धुआं था, जैसे कोई जलती चीज की गंध हवा में घुल गई हो। मैंने खुद को सुना। मैं किसी से बोल रहा था, जल्दी करो, देर हो रही है। ये मेरी आवाज थी, लेकिन मैं नहीं था, मैं कोई और था। फिर एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसकी आंखें छोटी, चेहरे पर झुर्रियां
और माथे पर एक बड़ा काला टीका, जैसे उसने खुद को किसी नज़र से बचाने के लिए नहीं, दूसरों को डराने के लिए लगाया हो। उसकी आवाज़ कर्कश थी। 7 फेरे नहीं होंगे। सब चौंक गए। किसी ने पूछा, क्यों माताजी? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में दांत नहीं, हड्डी दिखी। 6ठा फेरा ही काफी है, 7वां फेरा झील का होता है। मेरी छाती में घबराहट उठी। मैंने कहा, ये कैसी बात है, ये शादी है। वो बूढ़ी औरत मेरी तरफ झुकी और इतना धीमे बोली कि सिर्फ मेरी आत्मा सुन सके, ये शादी नहीं, बलि है। मेरे सामने अचानक वही बूढ़ी औरत काली झील के किनारे खड़ी दिखने लगी। उसके हाथ में एक पीतल का कलश था। कलश में पानी नहीं था, काला कीचड़ था। और अनवी मेरी तरफ देख रही थी, जैसे मदद मांग रही हो। मैं दौड़ा, लेकिन मेरे पैर भारी थे, जैसे मेरी टांगों में किसी ने पत्थर भर दिए हों। मैं चीखा, अनवी, लेकिन मेरी चीख किसी और की आवाज़ बन गई। और फिर मैंने देखा, लोगों ने अनवी के हाथ पकड़े मंडप से खींचकर उसे झील की तरफ ले जा रहे थे। वो रो नहीं रही थी, उसकी आंखों में डर नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ आश्चर्य था, जिसे वो सोच रही हो, जिसे मैं अपना मानती थी। वो मुझे बचाएगा। और उसी पल मेरी आंखें खुद पर पड़ी। मैं भी उन्हीं के साथ था, मैं भी उसे पकड़ रहा था। मेरे हाथ अनवी के हाथों पर थे। मेरे कानों में किसी का आदेश गूंजा, झील को दुल्हन चाहिए। और फिर धक्का। अनवी झील के भीतर चली गई। पानी उछला नहीं, लहरें नहीं उठी। झील ने उसे ऐसे निगल लिया जैसे वो कोई मनहूस भूख थी जो बरसों से उसी स्वाद का इंतजार कर रही हो। सारे लोग लौट गए थे। मंडप सुना था, दिए बुझ चुके थे और मैं अकेला बैठा था झील के किनारे। मेरे हाथों में उसकी भई चांदनी की चेन थी। मैं कांप रहा था और मेरे होंठों से बस यही निकल रहा था, मैंने उसे दे दिया, मैंने उसे खो दिया। और तभी झील के पानी के भीतर से एक आवाज आई, अब ये तुम्हारा विवाह है। मैं पीछे हटा, लेकिन झील के किनारे काई के ऊपर एक हाथ उभरा, एक लड़की का हाथ, और उस हाथ ने मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने चीख मारी, लेकिन तब भी मैं उसे छोड़ नहीं पाया। एक झटके से मेरी आंखें खुली। मैं फिर जंगल में था, मेरे घुटने मिट्टी पर थे, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। और मेरे सामने अनवी थी। वो कांप रही थी, उसके होंठ नीले पड़ चुके थे, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़ लिया। मेरे शब्द खुद निकल गए, मैंने तुम्हें मारा था। अनवी ने सिर हिला दिया, बहुत धीरे, जैसे वो हाँ नहीं अपनी कब्र का पत्थर हिला रही हो। तुमने मुझे धक्का नहीं दिया था, उसने कहा, तुमने मुझे बचाया भी नहीं था। ये वाक्य मेरे दिल के अंदर कहीं टूट गया। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें इस बार नहीं खोऊंगा। अनवी की आंखें चमकी। वो आगे बढ़ी और मेरे सीने से लग गई। उसकी देह ठंडी थी, पर उस आलिंगन में ऐसा दर्द था जो सिर्फ जिंदा लोग महसूस करते हैं। तुम्हें याद आया? उसने फुसफुसाया। तुम्हें सब याद आया? मैंने कहा, तो तुम मेरी। अनवी ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में भय था, पर प्रेम उससे बड़ा था। हाँ, मैं तुम्हारी अधूरी दुल्हन हूं अद्वैत। उस पल मैंने खुद को रोका नहीं। मैंने उसका माथा चूमा और अनवी की आंखों से एक आंसू गिरा, सीधे मिट्टी पर। लेकिन वो आंसू मिट्टी में नहीं समाया, वो आंसू काले धुएं में बदल गया और उसी धुएं से हंसी निकली। हे हे हे, भोरी चुड़ैल की हंसी। अनवी ने पीछे हटकर कहा, अब उसने देख लिया। मैंने डरकर पूछा, कौन? अनवी की उंगलियां मेरी छाती पर आईं। वो लगभग कांप रही थीं। झील, उसने कहा। झील ने हमारा प्यार देख लिया। और जैसे उसका जवाब देने के लिए काली झील की सतह पर लहरें उठीं। पहली बार काली झील गुस्से में थी। झील के बीच से वो खोल फिर उभरा और इस बार उसके मुंह से आवाज नहीं, एक चीख निकली, तुम उसे फिर नहीं ले जा सकते। अचानक जंगल की हवा बदल गई। पेड़ों की पत्तियां उल्टी दिशा में हिलने लगीं और रास्ता जिससे हम आए थे वो रास्ता गायब हो गया। अब हमारे चारों तरफ सिर्फ झील थी और झील के किनारे पर काले पानी से बने कई चेहरे उभरने लगे। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, सबकी आंखें खाली थीं। सबकी नजरें सिर्फ मेरे ऊपर थीं और एक साथ उन्होंने फुसफुसाया,
दुल्हन लौटाओ, दुल्हन लौटाओ। अन्वी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज टूट रही थी। अब 2 ही रास्ते हैं अद्वैत, मैंने घबराकर कहा। कौन से? अन्वी ने झील की तरफ देखा और फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोली, या तो तुम मुझे छोड़ दो और मैं हमेशा के लिए झील की हो जाऊं। उसने अपनी उंगलियां मेरे गाल पर रखीं। उस स्पर्श में प्रेम था और विदाई भी। या फिर तुम मेरे साथ आ जाओ और अपनी जिंदगी मुझे दे दो। मेरे होंठ कांप रहे थे। मेरे गले से आवाज निकली, अगर मैं तुम्हारे साथ आ गया तो क्या हम साथ रह पाएंगे? अन्वी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हम साथ तो रहेंगे लेकिन इंसानों की तरह नहीं। और उसी पल काली झील के पानी से एक विशाल हाथ उभरा। वो हाथ नहीं था, वो हजारों हाथों का जोड़ था और वो मेरे टखने की तरफ बढ़ रहा था। काली झील की सतह अब पानी नहीं रही थी, वो किसी जीव की त्वचा बन चुकी थी जो सांस लेती थी और हर सांस के साथ हमारी हिम्मत को चूस रही थी। मेरे टखने की तरफ वो विशाल डरावना हाथ बढ़ रहा था, हजारों हाथों का जोड़, जैसे मर चुके लोगों ने मिलकर एक ही शरीर बना लिया हो। और वो फुसफुसाहटें, दुल्हन लौटाओ, दुल्हन लौटाओ। मेरा शरीर बर्फ बन रहा था पर मेरा दिल, वो जल रहा था। अन्वी का हाथ मेरी हथेली में था। वो ठंडा था लेकिन उस ठंड में भी मुझे उसका साथ महसूस हो रहा था। उसने कांपते हुए कहा, अद्वैत, अब सोचने का समय नहीं है। मैंने घबरा कर पूछा, तो क्या करूं? मैं क्या करूं अन्वी? उसने मेरी आंखों में देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर के ऊपर कुछ और था, विश्वास। जो भी हो, मेरा हाथ मत छोड़ना। और अगले ही पल वो विशाल हाथ मेरे टखने से लिपट गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पूरे शरीर के नीचे से जमीन खींच ली हो। मैं गिरा नहीं, मैं खिंचता चला गया और मेरे मुंह से एक चीख निकली, अन्वी। लेकिन चीख झील की हवा में टूट के बिखर गई। मेरे पैर अब पानी के ऊपर थे और अगले पल थप, मैं काली झील में गिर गया। पानी ठंडा नहीं था, पानी गर्म भी नहीं था, वो पानी निर्जीव था, जैसे मृत्यु का तापमान। मैं डूबने लगा, हाथ पांव चलाए, सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन झील के पानी में हवा नहीं थी, झील में यादें ही। मेरे कानों में लोगों के रोने की आवाज आई, हंसी आई, शादी के मंत्र, और फिर वही भूरी चुड़ैल की हंसी। मैंने आंखें खोली और मैं पानी के अंदर भी देख पा रहा था। काली झील के भीतर कोई अंधेरा नहीं था, वहां धुंधली रोशनी थी, जैसे चांदनी को किसी ने काले कपड़े में लपेट दिया हो। मेरे चारों तरफ चेहरे तैर रहे थे, कभी किसी औरत का चेहरा, कभी बच्चे का, कभी बूढ़े का। पर सबसे भयानक बात ये नहीं थी कि वो चेहरे थे, भयानक बात ये थी कि उन चेहरों की आंखें मेरी आंखों की तरफ नहीं, मेरे दिल की तरफ देख रही थी, जैसे वो मेरी धड़कनें गिन रहे हों। और फिर एक चेहरा मेरे बिल्कुल पास आया। उसका मुंह खुला और उसमें से आवाज नहीं, पानी निकला, लेकिन उस पानी में शब्द थे, तुमने हमें छोड़ा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन झील में पीछे हटना संभव नहीं था। यहाँ हर दिशा एक ही जगह पर खत्म होती थी। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा, अन्वी, वो मेरे साथ थी। वो पानी में तैर रही थी, वो जैसे इस पानी का हिस्सा थी। उसने कहा, डरो मत, ये सब वही हैं जिन्हें झील ने रख लिया। मैंने कांपते हुए पूछा, हम बाहर कैसे जाएंगे? अन्वी का चेहरा गंभीर हो गया और उसने मेरे माथे को छुआ। उसके स्पर्श से मेरे भीतर एक झटका हुआ। तुम्हें एक काम करना होगा, वो बोली। क्या? अन्वी ने मेरी हथेली पर अपनी उंगली से कुछ लिखा। मेरी त्वचा पर जैसे आग की लकीरें बन गईं। और फिर मैंने देखा, मेरे हाथ पर एक चिन्ह उभरा, एक गोल वृत्त और उसके भीतर 7 रेखाएं। मैंने घबराकर पूछा, ये क्या है? अन्वी ने धीरे से कहा, 7वां फेरा। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें निर्णय था। मुझे मुक्त करना है अद्वैत, तो तुम्हें मेरा 7वां फेरा पूरा करना होगा। मैं सन्न रह गया। कैसे? हम तो झील में हैं। अन्वी ने झील के भीतर नीचे की ओर देखा। मैंने भी देखा, वहां एक मंडप था। हाँ, झील के भीतर एक मंडप। वो मंडप जल नहीं रहा था, फिर भी उसमें लाल आग की रोशनी थी और मंडप के चारों कोनों में 4 दिए थे जो पानी में भी जल रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे शरीर में डर था, पर मेरी रगों में अब कुछ और भी दौड़ रहा था, प्यार और पश्चाताप। मैंने अन्वी से कहा,
अगर मैं ये कर दूं तो क्या तुम सच में मुक्त हो जाओगी? अन्वी की आंखें चमक उठीं, लेकिन वो चमक उम्मीद की नहीं थी, वो चमक अलविदा की थी। हाँ, उसने कहा, और तुम शायद नहीं रहोगे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तो मैं भी साथ चलूंगा? अन्वी का चेहरा बदल गया, उसकी आंखें बाहर आईं। नहीं, उसने कहा, इस बार तुम मुझे नहीं बचा सकते। इस बार तुम सिर्फ मुझे चुन सकते हो। मैंने कहा, मैंने तुम्हें पहले छोड़ा था, अब नहीं छोड़ूंगा। और उसी पल झील के भीतर किसी ने ताली बजाई, धीमी, कर्कश, छप छप छप। मैंने ऊपर देखा, भूरी चुड़ैल वहां थी, लेकिन इस बार वो बूढ़ी औरत नहीं थी। उसका असली रूप सामने था। लंबा शरीर, अजीब मुड़ा हुआ, बाल इतने लंबे कि झील की तलहटी तक पहुंचते थे, और चेहरे पर सिर्फ एक चीज साफ दिखती थी, मुस्कान। वो बोली, तो आखिरकार दूल्हा भी आ गया। मेरे भीतर खून जम गया। अन्वी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा, उसकी आवाज कांप रही थी। ये वही है जिसने मुझे झील को सौंपा था। भूरी चुड़ैल ने धीरे धीरे पानी में अपने पैर रखे, पर पानी हिला नहीं, जैसे वो चल नहीं रही थी, जैसे पानी उसे रास्ता दे रहा था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अद्वैत, तुमने उसे पहले छोड़ा, अब तुम खुद से लेने आए हो। मैंने गुस्से में कहा, तुम कौन हो, क्यों करती हो ये सब? भूरी चुड़ैल हंसी, क्योंकि झील भूखी है और भूख को प्रेम का स्वाद सबसे अच्छा लगता है। भूरी चुड़ैल ने अपनी उंगलियां हिलाईं और अचानक झील के भीतर के सारे चेहरे एक साथ हमारी तरफ मुड़े। उनकी आंखें अब खाली नहीं थीं, उनमें जलन थी, ईर्ष्या थी, तृष्णा थी। वे एक साथ बोले, प्रेम दोगे तो मुक्ति मिलेगी, प्रेम दोगे तो मुक्ति मिलेगी। मैंने अन्वी का हाथ और कसकर पकड़ा। मैं तैयार हूं। अन्वी ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें कांप रही थीं। तुम समझ नहीं रहे अद्वैत, झील प्रेम नहीं मांगती, झील प्रेम के बदले जिंदगी मांगती है। मैंने कहा, तो ले ले। ये बोलते समय मेरा गला कांप रहा था, लेकिन भीतर मैं शांत था, क्योंकि कुछ प्रेम आत्मा को इतना गहरा छू लेते हैं कि फिर मौत भी छोटा शब्द लगता है। हम झील के भीतर उस मंडप की ओर बढ़े। हर कदम पर मुझे लगता था किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए हैं, लेकिन अन्वी की उंगलियां मेरे हाथ में थी और उस पकड़ में मैंने अपना साहस बांध रखा था। मंडप के पास पहुंचते ही दियों की लौ तेज हो गई। अन्वी ने धीमे से मंत्र बोलना शुरू किया। शब्द पुराने थे, लेकिन मेरे दिल में उतर रहे थे, जैसे मैंने उन्हें हमेशा से जाना हो। भूरी चुड़ैल ने मंडप के चारों ओर घूमना शुरू किया और हंसते हुए बोली, 7वां फेरा पूरा हुआ तो दुल्हन मुक्त होगी, लेकिन दूल्हा झील का हो जाएगा। मैंने अन्वी की तरफ देखा। उसकी आंखों में भय था, पर वह मुझे रोक नहीं रही थी। वो जानती थी ये मेरा फैसला है। मैंने कहा, मैं तैयार हूं। अन्वी ने मेरा माथा चूमा और उस चुंबन में मुझे पहली बार लगा कि मैं सच में जीवित हूं। फिर उसने कहा, फिर मेरे साथ चलो अंतिम फेरे तक। हमने पहला कदम लिया और तभी झील की दीवारों से काले हाथ निकल आए। उन्होंने मेरे कंधे पकड़े, मेरी गर्दन पकड़ी, मेरे सीने पर पंजे जमाए। मैं चिल्लाया, अन्वी! अन्वी ने भी चीख मारी, उसे छोड़ दो। लेकिन हाथ नहीं रुके। भूरी चुड़ैल की हंसी तेज हो गई। प्रेम आसान नहीं होता दुल्हन, उसकी कीमत होती है। मैंने देखा, मंडप के बीच में एक लाल रंग का धागा तैर रहा था, वही विवाह वाला धागा। और उस धागे ने अपने आप मेरे और अन्वी के हाथ बांध दिए। हम दोनों एक साथ बंध गए। और तभी झील के भीतर एक गहरी आवाज गूंजी, अब दुल्हन मुक्त होगी और दूल्हा हमारा। अन्वी मेरी तरफ देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फुसफुसाई, अद्वैत, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो एक बार मुझे छोड़ दो। और मेरे हाथ में वो चांदी की चेन अपने आप आकर गिर गई।
झील का संकेत, एक ही निर्णय, या तो चेन पहनकर अनवी के साथ मर जाऊं या चेन तोड़कर उसे अकेला मुक्त कर दूं। झील के भीतर का वो मंडप अब किसी पवित्र स्थान जैसा नहीं लग रहा था। वो एक अदालत था जहां प्रेम का फैसला मौत सुनाती है। मेरे हाथ में चांदी की चेन पड़ी थी। वो भारी नहीं थी, लेकिन उसका वजन मेरी सांसों पर था। अनवी मेरे सामने थी, उसकी आंखों में आंसू थे और मेरे लिए एक अजीब सी विनती। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, उसने फुसफुसा कर कहा, तो एक बार मुझे छोड़ दो। मेरी उंगलियां चेन पर कस गईं। मेरे भीतर दो आवाजें थीं। एक आवाज कह रही थी, उसे पकड़ ले, उसे हमेशा के लिए अपना बना ले, और दूसरी आवाज, उसे मुक्त कर ताकि वो पहली बार सच में जी सके, चाहे बिना शरीर के। भूरी चुड़ैल हमारे चारों ओर घूम रही थी। उसकी हंसी धीमी थी पर तार-तार। देखो देखो, वो बोली, प्रेम की असली परीक्षा। झील के भीतर के चेहरे और पास आ गए। उनकी आंखें अब खाली नहीं थीं। उनमें लालच था, मानो वे मेरे निर्णय का स्वाद चख रहे हों। और झील की वो भारी आवाज गूंजी, चुनो। अनवी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वो खुद को संभाल रही हो। अद्वैत, उसने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? मैंने सिर हिलाया। मेरे गले में शब्द नहीं थे। अनवी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं झील से मुक्त हो सकती हूं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ बन गए, उसका गला भरा है, तो मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों? अनवी का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। उसने धीरे धीरे कहा, क्योंकि झील को दुल्हा नहीं चाहिए, झील को दुल्हे का प्रेम चाहिए, और तुम्हारा प्रेम मेरी सबसे बड़ी कीमत है। मैंने कांप कर कहा, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? अनवी के पलकों से आंसू गिरने लगे और उसने सिर झुका लिया। मैं चाहती हूं। वो बहुत धीरे बोली कि तुम इस बार सही काम करो। उसके शब्दों में आरोप नहीं था, उसमें बस एक टूटता हुआ भरोसा था, जो फिर भी मुझे बचाने आया था। चारों दिए अचानक तेज हो गए। उनकी लौ पानी को चीरती हुई ऊपर उठने लगी और फिर मंडप के बीच एक लाल धागा चमका, वही विवाह धागा। उस धागे ने मेरे और अनवी के हाथ और कसकर बांध दिए। मैंने झटका देकर छूटने की कोशिश की, लेकिन धागा लोहे जैसा कठोर हो गया। भूरी चुड़ैल ताली बजाकर हंसी, अब तो भाग भी नहीं सकते। उसने अपना हाथ उठाया और झील के भीतर काले हाथों की संख्या बढ़ गई। वे हाथ मेरे गले तक आ गए। मैं घुटने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अनवी ने चीख कर कहा, छोड़ो उसे। भूरी चुड़ैल ने उसकी ओर देखा और उसकी आवाज पहली बार हंसी नहीं, क्रूरता बन गई। दुल्हन, तुम बहुत बोलने लगी हो। उसने उंगलियों से हवा में एक संकेत बनाया और अचानक अनवी के शरीर के चारों ओर काले धुएं की रस्सियां लिपट गईं। अनवी दर्द से कराह उठी। मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैं चिल्लाया, बस उसे छोड़ दो। भूरी चुड़ैल ने मुझे देखा और मुस्कुराकर बोली, तो फैसला करो अद्वैत। चेन पहनोगे तो तुम मेरे, चेन तोड़ोगे तो अनवी मुक्त। मेरे हाथ में चेन थी, मेरे सामने अनवी थी और मेरे भीतर एक जीवन भर का पछतावा। मैंने अनवी की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी, पर उनमें अभी भी मेरे लिए प्रेम था। उसने बस एक बार अपने होंठ हिलाए, मुझे जाने दो। उस पल मुझे याद आया, पहली बार मैंने उसे नहीं बचाया था। वो झील में गई और मैं जीवित रहा, और उस जीवित रहने का दंड मुझे इस जन्म तक मिला। इस बार मैं जीवित रहकर उसे मरने नहीं दूंगा। मैंने अपने हाथ उठाए, चेन को दोनों हाथों में पकड़ा और एक सांस में कहा, अगर प्यार का मतलब कब्जा है तो वो प्यार नहीं। और फिर मैंने पूरी ताकत से चेन तोड़ दी। छनननी धातु की वो आवाज झील की हड्डियों तक गूंज गई। उसी पल अनवी के चारों ओर बंधी रस्सियां टूट गईं। उसके चेहरे पर पहली बार शांति उतरी, लेकिन मेरी छाती में एक आग लग गई। झील का पानी मेरे भीतर घुसने लगा। मेरे कानों में हजारों आवाजें चीखने लगीं, नहीं नहीं, वापस दे। भूरी चुड़ैल का चेहरा बिगड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार डर था। तुमने नियम तोड़ दिया, उसने फुफकारते हुए कहा। झील की गहरी आवाज गूंजी, विश्वासघात।
झील की सतह फटी, काले पानी के विशाल स्तंभ उठे। चारों तरफ काले हाथ अब मेरे शरीर पर चढ़ने लगे। मेरी सांसें टूटने लगीं, आंखों के सामने धुंध छाने लगी। अन्वी दौड़कर मेरे पास आई। उसने मुझे पकड़ा। अद्वैत, वो चीखी, तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैंने मुश्किल से कहा, तुम मुक्त हो रही हो, बस जाओ। अन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं मुक्त होकर क्या करूं? उसने रोते हुए कहा, अगर तुम नहीं रहे तो। और फिर उसने पहली बार अपने माथे से मेरा माथा लगाया। उस स्पर्श में एक पल के लिए झील का शोर रुक गया। काले हाथ हिचकिचाए, जैसे पानी भी प्रेम के सामने डर गया हो। अन्वी ने धीमे धीमे एक मंत्र बोला, लेकिन यह मंत्र नहीं था, यह प्रेम का आखिरी वचन था। जहां तुम वहां मैं। और फिर उसने अपने सीने से एक रोशनी निकाली। वो रोशनी चांद जैसी सफेद थी, गर्म और साफ। उसने वो रोशनी मेरे सीने में धकेल दी। मेरे भीतर एक जोरदार झटका हुआ और तभी झील के हाथ मेरे शरीर से हटने लगे। काले चेहरे चीखने लगे। भूरी चुड़ैल पीछे हट गई। नहीं, वो चिल्लाई, तुम अपनी आत्मा जला रही हो। अन्वी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब काली नहीं थीं, वे अब इंसान की आंखें थीं, जीवित, चमकदार। हाँ, अन्वी ने कहा, क्योंकि पहली बार मैं अपना फैसला खुद कर रही हूं। झील ने भूरी चुड़ैल पर हमला किया। काले हाथ उसके बालों को पकड़कर खींचने लगे। भूरी चुड़ैल चीखी। उसकी हंसी टूट गई, उसका घमंड टूट गया। वो मेरे सामने चिल्लाई, तुम दोनों को अलग करना था, यही नियम है। अन्वी ने शांत स्वर में कहा, और यही प्रेम है, नियम तोड़ देना। झील के भीतर एक भयानक गर्जना हुई। भूरी चुड़ैल का शरीर काले पानी में खिंच गया और झील ने उससे वैसे ही निगल लिया जैसे उसने अन्वी को निगला था। बस फर्क इतना था, अन्वी को झील ने चुना था, भूरी चुड़ैल को झील ने सजा दी। अचानक सब कुछ घूमने लगा। झील का मंडप पिघलने लगा, चेहरे टूटकर बिखरने लगे और रोशनी तेज हो गई। मेरे कानों में एक अंतिम आवाज आई, तुमने उसे मुक्त किया, अब तुम भी मुक्त हो। मैंने आंखें बंद की और जब आंखें खोलीं, मैं झील के किनारे पड़ा था। सूरज निकल रहा था, जंगल शांत था, हवा नरम थी। झील अब काली नहीं थी, वो साधारण पानी जैसी लग रही थी, बस पानी जिसमें अब भूख नहीं थी। मैं उठकर बैठा और घबरा कर कहा, अन्वी। कोई जवाब नहीं। मैंने चारों तरफ देखा। फिर मेरे सामने धुंध के भीतर अन्वी खड़ी थी, लेकिन इस बार वो हवा में नहीं थी, उसके पैर जमीन पर थे, उसके चेहरे पर शांति थी। वो मुस्कुराई और वो मुस्कान इस बार डरावनी नहीं थी, वो इंसानी थी। मैं भागकर उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा, लेकिन मेरा हाथ उसके हाथ से आर पार निकल गया। मैं सन्न रह गया। अन्वी ने बहुत धीरे से कहा, अब मैं रुक नहीं सकती अद्वैत। मेरी आंखें भर आईं। नहीं नहीं, तुमने कहा था साथ रहेंगे। अन्वी की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक कोमल दर्द था। साथ रहेंगे, वो मुस्कुराई, लेकिन तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में। मैंने काम कर कहा, तो क्या ये यही अंत है? अन्वी ने अपना हाथ उठाया और मेरे गाल को छूने की कोशिश की। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे के पास आकर रुक गईं और उसने कहा, ये अंत नहीं, ये वो शुरुआत है जिसमें तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुम जान चुके हो, प्रेम मृत्यु से बड़ा है। अन्वी पीछे मुड़ी और धुंध में जाने लगी। मैंने चीख कर कहा, अन्वी रुको। वो रुकी, पीछे देखकर बस इतना बोली, अगर तुमने कभी किसी और से प्रेम किया तो मैं वापस आ जाऊंगी। और उसी पल मेरे कान में किसी और की फुसफुसाहट आई, वो झूठ बोल रही है। मैं सन्न रह गया। मेरे पीछे किसी ने सांस ली थी। मैंने मुड़कर देखा और झील के किनारे एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफ़ेद शॉल में। वो मुस्कुरा रही थी
और उसके गले में मेरी टूटी हुई चांदी की चेन थी। सुबह का उजाला फैल चुका था, पर मेरे भीतर अब भी रात थी। काली झील के किनारे वो छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद शॉल में, मुस्कुराती हुई, और उसके गले में मेरी टूटी हुई चांदी की चेन। मैंने उसे देखते ही कदम पीछे खींच लिए। मेरे मुंह से बस एक शब्द निकला, नहीं, क्योंकि ये दृश्य स्वाभाविक नहीं था। ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी। लड़की ने धीरे धीरे सिर तिरछा किया। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं, बहुत शांत थीं, और उस शांति में एक जानलेवा भूख छुपी थी। वो बोली, अद्वैत। उसका उच्चारण बिल्कुल वैसा ही था जैसा रात में दरवाजे के पीछे से आया था, घिसा हुआ, टूटता हुआ, और फिर भी पहचान में आने वाला। मेरी सांस टूट गई। मैंने पीछे देखा। धुंध में अन्वी अब धुंधली पड़ चुकी थी। वो जा रही थी या वो मिट रही थी। मैंने चीखा, अन्वी रुको! लेकिन अन्वी का चेहरा अब मेरी तरफ नहीं था, जैसे उसने बहुत कुछ सहकर अब देखना छोड़ दिया हो। और ठीक उसी क्षण मेरे भीतर एक भयानक विचार उठा। अगर अन्वी सच में मुक्त हुई होती तो झील के किनारे कुछ बचा क्यों है? वो छोटी लड़की मेरे पास चली। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस घास दबने का एक झूठा सा एहसास था। उसने अपनी उंगलियां चेन पर फेरी और मुस्कुराकर कहा, तुमने इसे तोड़ दिया? मैंने कठोर होकर कहा, ये मेरी चेन थी, तुम कौन हो? लड़की की मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें झील जैसी चमकने लगीं। मैं तुम्हारी अन्वी हूं? मेरे सिर में झंझनाहट हुई। झूठ, मैंने लगभग दहाड़ते हुए कहा। अन्वी अभी अभी मुक्त हुई है। लड़की ने सिर झुकाया और फिर उसने अपना चेहरा ऊपर किया। उसके चेहरे की त्वचा एक पल को कांपी, जैसे किसी ने चेहरे के ऊपर एक नकाब ढीला कर दिया हो, और उसी नकाब के पीछे मुझे दिखा एक और चेहरा, बहुत बूढ़ा, बहुत विकृत, और आंखों में वही भयावह चमक, भूरी जुड़ैलगी। मैं झटका खाकर पीछे गिर पड़ा। तू खत्म नहीं हुई? वो हंसी, पर अब हंसी बूढ़ी नहीं थी, बच्चे की आवाज में थी, और यही सबसे डरावना था। झील किसी को खत्म नहीं करती अद्वैत, झील सिर्फ रूप बदलती है। मैंने कांपते हुए पूछा, अन्वी कहाँ है? लड़की या जो भी वो थी, उसने झील की तरफ इशारा किया। वो वहीं है जहां से वो आई थी। मेरी आंखें झील पर टिक गईं, और अचानक झील की सतह पर एक लहर उठी, फिर दूसरी, और बीच में कुछ उभरने लगा। एक हाथ, फिर दूसरा, और फिर अन्वी का चेहरा, वही सुंदर चेहरा, वही शांत आंखें, लेकिन अब उसमें प्रेम नहीं था, उसमें अनंत थकान थी। और वो आवाज आई, बहुत धीमी, अद्वैत। मैं दौड़ पड़ा, अन्वी, लेकिन मेरे कदम जमी, क्योंकि लड़की भूरी चुड़ैल का नया रूप मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपना बचा हुआ जीवन देना होगा। मैं चीखा, मैं पहले भी दे चुका हूं। वो खिलखिलाई, नहीं, उसने धीरे से कहा, तुमने सिर्फ चेन तोड़ी थी, तुमने अपना प्रेम नहीं तोड़ा था। मेरे भीतर बिजली सी गिरी। मैं अब समझने लगा था, झील दुल्हन नहीं चाहती, झील प्रेम चाहती है, क्योंकि प्रेम सबसे पवित्र ऊर्जा है और सबसे आसानी से किसी को गुलाम बनाने वाला रस भी। भूरी चुड़ैल ने मेरे कान के पास आकर धीमे से कहा, तुमने अन्वी को मुक्त करने के लिए अपनी जान नहीं दी, तुमने बस उसे प्यार किया, और वही प्रेम झील की खुराक बन गया। मैंने गुस्से में कहा, तो इसका मतलब ये सब एक खेल था? वो मुस्कुराई, नहीं, ये एक व्यवस्था है। झील प्रेम देती है और बदले में आत्मा लेती है। मैंने अचानक महसूस किया, मेरे सीने में दर्द है। मैंने अपनी हथेली अपनी छाती पर रखी और मेरा शरीर सिहर गया, क्योंकि मेरी छाती के भीतर धड़कन के साथ साथ एक दूसरा स्पंदन भी था, जैसे कोई और मेरे दिल के भीतर जाग रहा हो। झील में डूबा हुआ चेहरा अब ऊपर उठने लगा। अन्वी या उसका खोल, उसने एक आखिरी बार मुझ पर अपनी नजर डाली, और फिर उसकी आंखों से एक आंसू निकला। वो आंसू पानी में नहीं घुला, वो आंसू एक रोशनी बनकर ऊपर आया, और उस रोशनी में अन्वी की असली आवाज थी, पहली बार इतनी साफ कि मेरी आत्मा कांप गई। अद्वैत, सुनो, झील से लड़ नहीं सकते, झील को सिर्फ खाली किया जा सकता है।
मैंने हकलाकर कहा, कैसे? अन्वी की आवाज आई, प्रेम छोड़कर। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? अन्वी ने कहा, मुझे नहीं, प्रेम को छोड़ो, मुझसे नहीं, उस याद से अलग हो जाओ जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो। मैंने कांपकर कहा, लेकिन मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं? अन्वी की आवाज टूट गई, क्योंकि तुमने मुझे याद रखा, इसीलिए झील ने मुझे पकड़े रखा है। ये शब्द मुझ पर हथौड़े की तरह गिरे। मुझे लगा मैं एक अच्छा प्रेमी बनकर उसे पकड़ रहा था, पर मैं उसे जंजीर बना रहा था। मैं घुटनों के बल बैठ गया। मेरे भीतर चीख थी, लेकिन आंखों में आंसू नहीं। मैंने पहली बार अपनी प्रेम को सच में समझा। प्रेम का अर्थ पाना नहीं होता, प्रेम का अर्थ रिहा करना होता है। मैंने झील की तरफ देखा और बोलना शुरू किया। शब्द टूट रहे थे, लेकिन भाव शुद्ध थे। अन्वी, मैंने तुम्हें चाहा और मैं चाहता रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। भूरी चुड़ैल मेरे पीछे हंसी। झूठ, वो बोली, तुम उसे कभी नहीं छोड़ पाओगी। मैंने आंखें बंद की और अपनी भीतर उस लड़की को देखा, वो प्रेम, वो दर्द, वो स्मृति। और मैंने पहली बार अपने ही दिल से कहा, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मेरे हाथ की हथेली पर वो 7 रेखाओं वाला चिन्ह फिर से जल उठा। वो लाल धागा जो हमें बांध रहा था अचानक दिखाई देने लगा, जैसे पानी के भीतर एक अदृश्य रस्सी खिंच गई हो। अन्वी की आवाज फिर आई, धागा काटो और पीछे मत देखो। मेरे सामने जमीन पर एक पत्थर पड़ा था। उस पत्थर पर लोहे जैसा धारदार किनारा था। मैंने पत्थर उठाया और उस अदृश्य धागे पर जोर से वार किया। टन! एक भयानक कंपन हुआ। झील की सतह फटने लगी। भूरी चुड़ैल चीखी, नहीं, ये धागा झील का है। मैंने दूसरा वार किया। टन! और उसी पल झील के भीतर से हजारों आवाजें निकलीं, चिल्लाहटें, दहाड़े, रुलाई। पर उन सब के बीच एक आवाज शांत थी, अन्वी की। अब उसने कहा, मैं जा सकती हूं। मैंने तीसरा वार किया। टन! और धागा टूट गया। धागा टूटते ही झील के भीतर का सारा काला पानी जैसे पीछे हटने लगा। चेहरे गायब होने लगे, काले हाथ मिट्टी बनकर ढहने लगे और भूरी चुड़ैल जो अब बच्ची के शरीर में थी, अपने दोनों हाथ हवा में घुमाकर चीखी, तुमने मेरी भूख छीन ली। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी त्वचा से काला पानी टपकने लगा। वो बच्ची नहीं रही, वो एक लंबा सड़ा हुआ ढांचा बन गई और झील ने उसे अंततः वही दिया जो वो हमेशा देती थी, अपनी ही भूख। एक गड़गड़ाहट के साथ वो ढांचा जमीन में समा गया और झील धीरे धीरे साफ पानी बन गई। पहली बार वो झील झील लग रही थी। कोई दैत्य नहीं, कोई मकड़ जाल नहीं, बस पानी और सुबह की रोशनी। हवा में धुंध फिर उठी और उस धुंध के बीच अन्वी दिखाई दी। इस बार वो जल में नहीं थी, वो किनारे पर थी। सफेद शॉल नहीं, हल्की नीली साड़ी में। चेहरे पर वही मासूमियत जो पहली बार कार में दिखी थी। वो मेरे पास आई और पहली बार उसका हाथ मेरे हाथ पर रखा। सच में उसका स्पर्श गर्म था, जैसे वो एक पल के लिए जीवित हो गई हो। अन्वी बोली, तुमने मुझे छोड़कर मुझे पाया। मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने कहा, क्या तुम लौटोगे? अन्वी मुस्कुराई, मैं कहीं गई ही कहाँ हूं, मैं तो तुम्हारे भीतर से बस बाहर निकल रही हूं। उसने अपनी उंगलियों से मेरे माथे से तिलक जैसा स्पर्श किया। जियो अद्वैत, उसने कहा, और कभी अपने प्रेम को कैद मत बनाना। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हवा में घुलने लगी। उसके जाने से पहले उसने आखिरी बार कहा, अगर कभी तुम अकेले पड़ो तो काली झील के पास मत आना, अपने दिल के पास आ जाना। और फिर अन्वी चली गई। 1 साल बीत गया। मैंने धौला कोट छोड़ दिया था। डॉक्यूमेंट्री कभी पूरी नहीं की, क्योंकि कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, भोगी जाती हैं। मैं शहर में था, जिंदगी चल रही थी, लेकिन रातों में कभी कभी मुझे बारिश की आवाज सुनाई देती और मुझे याद आता, नाम सिर्फ धोखा होता है। एक शाम मैंने अपने टेबल पर एक चिट्ठी देखी। कोई भेजने वाला नहीं, कागज पुराना था, हल्की सी मिट्टी की गंध। उस पर बस एक लाइन लिखी थी,
मैं मुक्त हूं, अब तुम भी रहो। नीचे कोई हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन मेरे दिल ने पढ़ लिया, अन्वी। मैंने आंखें बंद की। और पहली बार मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि प्रेम अगर सच्चा हो तो वो भूत नहीं बनता, वो आशीर्वाद बनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी पहले से भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। और हाँ, कमेंट में लिखो अन्वी वापस आएगी। मिलते हैं अगली डरावनी रात में।